हेलो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को धुआंधार लगातार एजुकेशन एट द रेट सीटेड क्लासेसों में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आप सब जैसा कि जानते हैं कि हम इस श्रृंखला को लेकर के चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। ये जितने भी प्रीवियस ईयर बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2022 तक की सभी प्रश्नों को हल करवा रहे हैं, वो भी विस्तृत व्याख्याओं के साथ। तो हमारे साथ नित्य दिन समय पे जुड़िए और मुझे विश्वास है कि आप केवल मेरे दिए जाने वाले वीडियो को अगर आप देखेंगे तो न केवल प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को जवाब मिल जाएगा, अपितु बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जितने भी थ्योरी है उन थ्योरी को भी क्वेश्चन के माध्यम से संपूर्ण कराने का काम करूंगा और आपको उस सब्जेक्ट में बेहतर पकड़ हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय को ज़्यादा बिताए हुए चलते हैं हम अपने सेशन की ओर। और उससे पहले देखते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन क्या कहता है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आपको अगर यदि अपने समाज में अपने आप को वैल्यू को स्थापित करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको चोट सहना पड़ेगा और फिर आपका भी पूजा उस समाज के विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा होना स्टार्ट होगा। तो बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम बिना समय को बिताए सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके चलते हैं। और आपने इस सेशन ये जो वीडियो है ये 2018 में सीटेट हुआ था और ये 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 2018 को लिया गया था। ये पेपर 1 है। पेपर 1 का कौन सा पार्ट है? सीडीपी पार्ट है। और सीडीपी में पहला वीडियो मैं दे रखा हूँ जिसे पार्ट 1 में 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। और अभी हम करवाएंगे पार्ट 2 जहां 16 से लेकर 30 तक के सभी प्रश्न समाहित होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का पहला अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। तो आप लोग जवाब दीजिए कि बच्चों में प्रतिभाशीलता का कारण क्या हो सकता है। सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, या फिर एक अनुशासित अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। ये 3 ऑप्शन में से आपको राइट जवाब देना है। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं एक जरा सेटिंग कर ले रहा हूँ। तो आप लोग इसमें से जवाब देंगे कि प्रतिभाशाली बालक का कारण क्या होता है। देखिए, आपको एक कहानी पता होगा कि वुडवर्थ महोदय जो थे उनका क्या कथन था। वुडवर्थ महोदय होते हैं जो हैं वो उन्होंने बताया कि बालकों का जो विकास होता है, डेवलपमेंट इज इक्वल टू उसका वातावरण एवं वंशानुक्रम के गुणनफल ही उसका उस बालक का विकास को दर्शाता है। अब यहाँ प्रतिभाशाली केवल माता पिता का या अनुशासित दिनचर्या से उसकी प्रतिभाशीलता को नहीं दिखता है।
आपस में अंतःक्रिया है प्रतिभाशीलता का। किस किस का अंतःक्रिया है? वातावरण के और अनुवांशिकता के। जब आपस में ये अनुवांशिक गुण भी बेहतर होगा और वातावरण भी बेहतर होगा तो बालक किस प्रवृत्ति का होगा? तो प्रतिभाशील बालक होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, इसमें कुछ विभिन्न और भी जो मुद्दे की जानकारी होनी चाहिए आपके लिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये प्रतिभाशील बालक होते हैं, ये कहते किसे हैं? प्रतिभाशील बालक इसे कहते हैं। तो जिन बालक की बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल जो है, जिन बालकों का आईक्यू लेवल 120 से अधिक होगा, जिन बालकों का आईक्यू लेवल 120 से अधिक होगा, वह बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। और प्रतिभाशाली बालक के बारे में कुछ और जानकारी रख लीजिए। यह समाज में केवल 2% ही होते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि लब्धि बहुत कम, एकाध बच्चे में ऐसे देखने को मिलता है कि उसका बुद्धि लब्धि 170 180 तक भी हो सकता है। और ऐसे बालक को संभालना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बहुत ही खच्चर टाइप का होता है बालक। ये अपने कामों को बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूर्णतः कर लेता है। कक्षा कक्ष में पढ़ने का क्रिया हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कर तुरंत वो पढ़ लेगा। और फिर उसके बाद बचे हुए समय पे अगर उसे उचित निर्देश नहीं दिया गया, अगर 1 घंटा का कोई क्लास है, वो बालक 20 मिनट में पूरा कर लेता है। उसके बाद बचे हुए 40 मिनट है, उस 40 मिनट में शिक्षक के लिए उस बच्चों को संभालना एक चुनौती का कार्य होता है। अगर इस बालक को बचे हुए 40 मिनट में अगर बेहतर निर्देशन का कार्य नहीं हुआ, वह बालक उस क्लास में शोर शराबा, विभिन्न प्रकार के अन्य गतिविधियां करना चालू कर देता है। इसलिए शिक्षक को उस अवस्था में उस बालक के लिए एक अन्य गतिविधि का भी आयोजन कर देना चाहिए तुरंत, ताकि बालक उस कार्य को करने में लगे रहें। तो और प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता देखें तो यह प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, वह बिल्कुल मिलनसार होता है। वह हमेशा एक दूसरे से मिलकर रहना पसंद करता है। उसमें समायोजन का क्षमता अधिक होता है। वह कहीं भी अगर नई जगह पे जाता है तो उसे ज़्यादा समय तक के लिए दिक्कत नहीं होगा। वह तुरंत उस वातावरण में ढल जाता है। उस बालक का निर्णय लेने का जो क्षमता होता है, निर्णायक क्षमता, वह क्या होता है? वह उच्च होता है। निर्णय क्षमता उच्च होता है। और तो इतना सम प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता के बारे में ध्यान में रखे रहेंगे और इससे क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट जवाब देंगे। प्रतिभाशाली बालक के अंदर में और एक सृजनात्मक बालक होता है। ये दोनों के बीच में अंतर हम आगे बताएंगे। तब तक बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न के साथ। देखते हैं आज का प्रश्न संख्या 17 नंबर क्या कहता है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो है, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सामाजिक आर्थिक रूप से मतलब जहाँ समाज में सामाजिक आर्थिक रूप से कोई बच्चे वंचित रह गया है और उस पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से वंचित क्षेत्र से जो बच्चे आ रहे हैं, उनको कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, जो उसकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है। हतोत्साहित करना गलत बात है। किसी भी बालकों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसकी भाषाओं को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उनके मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, अलग अलग अगर हम बांट देंगे तो उसमें अपने आप को वो अलग थलग अपने आप को पाएगा और यह गलत जवाब होगा।
उसका अच्छा व्यवहार, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। हो सकता है, देखिए अगला ऑप्शन, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। बिल्कुल, समृद्ध क्लास उन बालकों के लिए वही होगा जो उनकी संस्कृति को महत्व देगा, उसके भाषाई को महत्व देगा, तो वो भी अपने आप में उसके अंदर में पॉजिटिव धनात्मक सोच बालक को के अंदर में आएगा कि नहीं, हमारे सांस्कृतिक हमारे भाषाओं का महत्व दिया जाता है, अर्थात हमें कक्षा में एक समान भाव से देखा जा रहा है, वे हीन भाव का शिकार नहीं होगा और ये वंचित बालक उस क्लास में के अंदर में होने वाली सभी गतिविधियों में भाग लेने की कोशिश करेगा, भाग लेगा। आइए दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वंचित बाड़े के बारे में, वंचित बालकों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। वंचित बालक कौन होते हैं? वंचित बालक वे हैं जो सामाजिक सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूप से वह उन्हें समाज में लाभ नहीं मिल पाता है, पिछड़ जाते हैं। और खास करके कारण एक ये भी है कि आर्थिक कारण, उसे उस आधार पे घर के अंदर में पूंजी नहीं होता है, तो वह बालक बिल्कुल पढ़ने से वंचित रह जाता है और वह बालक दिन प्रतिदिन पिछड़ता हुआ जाता है। एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है यदि उस बालक को सही वातावरण, सही रूप से नहीं अगर देखा गया, तो प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़े बालक हो सकता है। याद रखेंगे कि पिछड़े बालक की कुछ और भी विशेषता है कि यह समाज में प्रायः क्या करता है, अस्पष्ट एवं अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करता है। अस्पष्ट एवं अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करेगा। जब वो विद्यालय में आता है, तो जिस समाज का वो बच्चे होते हैं, वहाँ की भाषाओं को लेकर आता है और उस समाज के अंदर में वो पिछड़े एरिया होता है, वह पिछड़े बालक होता है, उसके परिवार के अंदर में पिछड़ापन होता है, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, तो बच्चे में स्वाभाविक सी बात है कि भाषाई विकास उच्च स्तर का नहीं हुआ रहता है और वह अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि सबसे पहले उसके घरेलू वातावरण में सुधार लाएं, घरेलू वातावरण में सुधार लाने का कोशिश करना चाहिए ताकि बालकों में इन समस्याओं से वह ऊपर उठ सकें। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा, तो लेकर के चलते हैं इस सीरीज का अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कौन सा ऑप्शन प्रभाव करता है, प्रभावित करता है? उनके प्रति स्नेह होने के नाते उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित एवं प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करके या अतिरिक्त समय दिए जाने पर। तो देखिए, सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के प्रति आपको शिक्षक होने के नाते आप उसे अनुकूलित वातावरण देंगे, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वातावरण को डेवलपमेंट करेंगे, उन्हें समय-समय पे प्रेरणा देंगे। अभी जस्ट आपको पहला नंबर क्वेश्चन में बताए हैं कि यदि शिक्षक द्वारा इस प्रतिभाशाली बालक एवं सृजनात्मक बालक होते हैं, उनको अगर निर्देशन सही समय पे नहीं मिला, तो वह गलत रास्ता पे जा सकता है और उस दिशा पे वह आगे बहुत लेवल आगे तक उठ जाता है। इसलिए प्रेरण होना चाहिए और अनुकूलित उसके अनुसार वातावरण होना चाहिए। अर्थात इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्यों नहीं होगा?
भाई सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बालक आप बनाना चाहते हो और एक बच्चे को दुलार प्यार कर रहे हो, अरे तू तो सुनो मेरा जो सो सुनना है मुन्ना है जानू है, तो ऐसे कहने से प्रतिभाशाली उसमें नहीं आएगा गुण, सृजनात्मकता गुण नहीं आएगा। हर एक माँ अपने बच्चों को ऐसे बहुत स्नेह प्यार करते हैं, तो क्या सभी बालक प्रतिभाशाली होते हैं? नहीं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर दे देंगे तो उसमें सृजनात्मकता आएगा नहीं, नया चीज कहाँ से सीखेगा? जब नया नया तकनीकी शब्दों के साथ जुड़ेगा, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करेगा, तभी तो सीखेगा। अर्थात बच्चों को जिम्मेदारी देना कि भाई तुम्हें पढ़ाना है, यह नहीं हो सकता है सृजनात्मकता में प्रभाव। और उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाना, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कहा जाता है कि बालक सृजनात्मक हो, प्रतिभाशाली हो, पिछड़ा हो, किसी भी प्रकार का सामान्य बालक हो, सभी को एक समान रूप से एक ही कक्षा में शिक्षण कार्य होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं कि एक बालक को अलग समय पे बुलाते हैं, दूसरे को अलग समय पे बुलाते हैं, तो एक दूसरे के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि सृजनात्मक बालक के बारे में कुछ विशेषता जो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सृजनात्मक बालक, सृजनात्मक बालक, ये सृजनात्मक बालक कौन होते हैं? सृजनात्मक बालक वे होते हैं जो सृजन करने का काम करते हैं। सृजन, सृजन का मतलब निर्माण, वो नया नया चीज खोजने का काम करेगा। जो मूल है उसके अंदर में कुछ न कुछ परिवर्तन कार्य करने का काम करता है सृजनात्मक बालक। ये किसी टूटे फूटे वस्तुओं को लेकर के जोड़ने का काम करेगा सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक शिक्षकों के लिए चुनौती का कारण बन जाता है। क्यों चुनौती का कारण बन जाता है? क्योंकि यह अत्यधिक चंचल होता है, शीघ्र ही पढ़ना लिखना चाहता है, जो कुछ भी है वो जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है। और शिक्षक को पूर्ण रूप से क्लास को एक समय अनुकूल क्लास को चलाना होता है। इस परिस्थिति में शिक्षक के लिए यह सृजनात्मक बालक कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और इस बालकों को समय समय पर प्रेरणाओं की आवश्यकता होती है। अगर उसे हम प्रेरणा नहीं देंगे, मोटिवेशन नहीं करेंगे, तो वह गलत रास्ता पे चला जाएगा, भ्रष्ट मार्गों पे चला जाएगा। इसलिए समय समय पे उसे प्रेरणा की आवश्यकता होती है। एक बात और याद रखेंगे कि सृजनात्मक बालक में कौन सा चिंतन होता है। अगर आपसे पूछे कि चिंतन कौन सा है, तो याद रखना है अपसारी चिंतन होता है। सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन होता है। इसका आईक्यू लेवल क्या होता है? तो प्रतिभाशाली बालकों का 120 या उससे प्लस बताया गया था, लेकिन सृजनात्मक बालक का 110 से प्लस वाले बालक जो भी होंगे वह सृजनात्मक बालक हो सकते हैं। कई बार देखा गया है कि एक सामान्य बालक भी सृजनात्मक बालक हो सकते हैं। तो इसका आईक्यू लेवल याद रखे रहेंगे। सृजनात्मकता का गुण कब प्रारंभ होता है? सृजनात्मकता जब बच्चे 3 वर्ष के होते हैं, तो उसमें सृजनात्मकता, नया करने की, मौलिकता करने की विचार आना चालू हो जाता है 3 वर्ष से ही। और ये मौलिकता का करने का काम कितने वर्षों तक चलता है? 30 वर्ष तक। वह 30 वर्ष तक मौलिक विचारों को बिल्कुल करना चालू रखता है। अब चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, तो इस आधार पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। चलिए देखते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? अगर अति संवेदनशील बालक है
और सीखने में मदद करता है। 3 ऑप्शन तो मदद करेगा और कोई कह रहा है एक ऑप्शन वो कौन सा है जो उसे सीखने में मदद नहीं करता है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना। सही बात है। अति संवेदनशील बालक, जो काफी संवेदनशील बालक है, उनके लिए शारीरिक गतिविधियों का समावेशन होना चाहिए। उन उन्हें ध्यान की कमी वाले अति संवेदनशील के अंतर्गत अगला ऑप्शन देखिए पहले। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना चाहिए। गलत बात है। एक कार्य को छोटे प्रबंधन खंडों में तोड़ना चाहिए। बिल्कुल उनको सामने ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अति संवेदनशील बालकों के लिए कि छोटे छोटे रूपों में कोई भी बड़ा सा कार्य है उनके छोटे छोटे खंडों में अगर समस्या को सामने रखेंगे तो बिल्कुल उत्साहपूर्वक उस समस्याओं को हल करने में निपुणता पालेगा। चौथा नंबर, अधिगम को वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। मतलब जो भी अधिगम कराएंगे उनको एक तरह से नहीं, विभिन्न कौशलों के द्वारा, विभिन्न तरीकाओं के द्वारा, विभिन्न माध्यमों के द्वारा उसके सामने उस ज्ञान को रखेंगे तो बालक सीखेगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब जो होगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि उन बालकों के लिए यह उपयुक्त नहीं है अति संवेदनशील के लिए कि उसे आप डांट फटकार लगाओ। ये ऋणात्मक शब्द है। तो डांट फटकार लगाना पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा 3 तो उपयुक्त है, 1 नहीं है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। कुछ बात ध्यान रखेंगे दोस्तों आप इसमें। अति संवेदनशील बालक कौन होते हैं? अति संवेदनशील बालक का अर्थ होता है कि मानसिक रोग से ग्रसित बालक, जो मानसिक रोग से पीड़ित है। अब उस मानसिक रोग से पीड़ित है तो आप उसे डांट नहीं सकते हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए आपको? दैनिक कार्य में जो नित्य दिन की क्रियाएं होती है उनकी शारीरिक गतिविधियों को समायोजन करना, उसको शामिल करना, कार्य को छोटे छोटे खंडों में दिया जाना चाहिए। अगर उन मानसिक रोग से ग्रसित बालक या अति संवेदनशील बालकों को अगर बड़े से कार्य को एक साथ पेश कर दिया जाए तो वह नहीं कर पाएगा। इसीलिए छोटे छोटे खंडों में दिया जाना चाहिए। विभिन्न तरीकों का उपयोग करके पढ़ाया जाना चाहिए। और याद रखेंगे कि एक बार आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एडीएचडी क्या है? एडीएचडी का पूरा नाम बताइए। तो एडीएचडी का नाम है अटेंशन डेफिशिएट हाइपरटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो दोस्तों आप एडीएचडी का फुल फॉर्म याद रखेंगे, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलिए देखते हैं सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान करते हैं जो विभिन्न तरीकों से सोचता है किसी भी समस्या को लेकर। अलग अलग तरह से उनके अंदर में उस समस्याओं को हल करने के लिए के विचार किस में आता है? सृजनात्मक में आता है या प्रत्यास्थी में आता है, विकलांग में आता है या डिसलेक्सिया में आता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन की राइट जवाब कौन सा हो जाएगा? सृजनात्मक बालक, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। यही सीटेट में कई बार खासियत देखने को मिलेगा कि बहुत से क्वेश्चन अगर बारीकी से आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना तो ऑप्शन तक जाने में दिक्कत नहीं होगा। स्पष्ट कह रहा है, अलग अलग सोच पैटर्न रखने वाला जो बच्चा होता है उसका पहचान आप किस रूप में करेंगे? क्या वह बालक नेंगड़ा लुल्हा होगा, विकलांग होगा,
वैसे प्रत्यास्थी होगा या डिसलेक्सिया होगा या फिर सृजनात्मक होंगे, तो याद रखेंगे कि वह बालक सृजनात्मक होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता? क्या करा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ा जाए। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है? मतलब कह रहा है आप शिक्षक हैं और बच्चे को समस्या हल करना चाह रहे हैं, और उसमें से 3 तरीका आपके लिए सही है लेकिन एक तरीका गलत है। वह गलत तरीका कौन सा है? सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। इस क्वेश्चन का राइट जवाब कौन सा होगा कि आपका वो शिक्षण कार्य नहीं करना है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है? तो देखिए, अगर बालकों को अगर समस्या समाधान कराना चाह रहे हैं, तो उनको कहना पड़ेगा कि भाई अपने उस समस्या को लेकर के सोचो, विचारो और परीक्षण एवं विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना अनिवार्य है। जब तक सोचेगा नहीं, विचारेगा नहीं, तब तक उस समस्या को अपने जीवन में कैसे हल कर सकता है? अर्थात शिक्षक के द्वारा यह शब्द कहना बिल्कुल उपयुक्त है, सही है, कह रहा है। और छांटना क्या है? गलत आपको। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, मतलब कि एक उत्तर में जवाब देने वाला प्रश्न को पूछना क्या कक्षा में समस्या हल करने के लिए उस बालक को उस योग्य बना सकता है? अगला नंबर ऑप्शन, किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए अपनी विचार प्रतिक्रिया देने के लिए बालक को कहा जा सकता है कि भाई आपको इस समस्या दिया गया है, आप अपना विचार प्रतिक्रिया दीजिए। बिल्कुल इस क्वेश्चन का शिक्षक द्वारा ऐसा किया जाना संभव है और करते भी है और करना भी चाहिए। अगर गलतियां करने के प्रति ईमानदार रहना, सही बात है। किसी भी बच्चे को अपने गलतियों को स्वीकार कर उस गलतियों को अगली बार न दोहराएं और सही से काम करें, ये होना बालकों में जरूरी है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जब जब तक बच्चे गलती को नहीं स्वीकारेंगे, तब तक वह उस समस्या को हल नहीं कर पाएगा। गलती से ही हम समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। तो इस क्वेश्चन का शिक्षक द्वारा ये भी कार्य किया जा सकता है, लेकिन अभिसरण अभिसारी वाले प्रश्न को उत्तर पूछना ये कहीं से भी उचित नहीं है शिक्षक के लिए। केवल एक निश्चित बिंदु पे लघु रूप में अगर प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका एक सीमित जवाब है, तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का अच्छा वर्णन करेगा, आखिर ऐसा कौन सा क्रिया है? देखिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई ऐसा शिक्षक है जो पाठ्यक्रम को जल्दी करवा देता है, बहुत कम समय में पूरा करवा देता है और दोहरान करवाता है, उसके बाद पर्याप्त समय भी रहने देता है, तो ऐसा करना शिक्षक के लिए बिल्कुल अच्छा कार्य, अच्छा वर्णन नहीं माना जा सकता है।
कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखे रहना। अब जैसो अगर कोई शिक्षक कक्षा के अंदर में डांट कर फटकार कर बहुत कड़ी सख्ती के साथ पालन करते हुए पूरी क्लास को स्तंभित करके रखना, एकदम उसके मनों की बात को सामने न आकर एकदम साइलेंटली रखना, अनुशासन बना के रखना शिक्षक के लिए कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। अगला, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। क्या पाठ्य पुस्तक में उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना लिखा हुआ है? उसको वातावरण के साथ जोड़ के नहीं पढ़ाना चाहिए? उसे खेल-कूद में शामिल नहीं करना चाहिए? क्या उसे संगीत में शामिल नहीं करना चाहिए? भाई विभिन्न ऐसी भी गतिविधियां हैं जो केवल पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित रहना शिक्षक के लिए नहीं है। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक की भी विचार आती है। शिक्षण क्रिया के अलावा जो बाकी बाहर की क्रिया है उनसे भी शिक्षक को जोड़ना चाहिए, अर्थात इस क्वेश्चन का यह भी शिक्षक द्वारा किया जाना कार्य उचित नहीं ठहराया जा सकता। अब देखिए यहाँ पे आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे क्या कर सके, आपस में एक दूसरे से संवाद कर सके, आपस में पूछताछ के माध्यम से सीख सके। यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा कि आप अगर यदि कभी शिक्षक होंगे तो बच्चों को आपस में क्या करेंगे, किसी भी मुद्दा को लेकर के संवाद करवाएंगे, एक दूसरे से पूछताछ के माध्यम से सीखने के अवसर को उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसे करने से बालक बेहतर रूप में सीख पाएगा और शिक्षक के लिए सबसे बेहतर यह वर्णन करना माना जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं दोस्तों सेशन का अगला नंबर क्वेश्चन 23। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? एकदम बिल्कुल समृद्ध कक्षा कौन सा है आपको खोजना है। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। सप्ताह में केवल एक बार उस वस्तु को उपयोग किया जाता है, बाकी दिन अलमारी में बंद रहता है। बताइए बच्चों के अंदर में क्या गतिविधियां का अभ्यास हो पाएगा जो वो सीखना चाह रहा है? क्या उसे अभ्यास कर पाएगा नित्य दिन? नहीं कर पाएगा, क्योंकि सप्ताह में एक बार का उपयोग किया जाता है, सप्ताह में केवल एक बार उपयोग किया जाता है, इसलिए समृद्ध रूप से प्रोत्साहित नहीं कहा जा सकता है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा इसे भी नहीं कहा जा सकता। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। मतलब क्या कह रहा है कि अगर सामग्री है और वह सामग्री बच्चों से दूर रखा जाए ताकि वह वस्तु बहुत लंबे समय तक चले। जैसे कि कोई विद्यालय में फुटबॉल आया और उस फुटबॉल को बच्चे से बहुत दूर रखा जा रहा है, बच्चे को दिया ही नहीं जा रहा है खेलने के लिए, ताकि कह रहा है लंबे समय तक वह फुटबॉल विद्यालय में दिखता हुआ रहे। क्या समृद्ध शिक्षा का प्रोत्साहन करता है? बिल्कुल नहीं करता है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि, कोनों हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताकत खुली ताक में रखी हो, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। सही बात है। हम जो बालकों के लिए जो भी सामग्री रखते हैं उन सामग्री को बिल्कुल बच्चों के अनुसार छोड़ दिया जाए। बच्चे जब उनको चाहे कि हमारे जरूरत है, अभी इच्छा है खेलने का, तो उस चीजों को उठाएं और वह उसके साथ जुड़ जाए उसी समय, कोई प्रतिबंधित नहीं हो। तो ऐसे कक्षा कक्ष को हम लोग क्या कहेंगे, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहन करेगा। या फिर कोई किताब को ही ले लीजिए और उस बालकों को इंस्ट्रक्शन लगा देंगे कि इस किताब को आपको सप्ताह में एक बार देखना है या फिर आपको सालों भर तक नहीं देखना है, तो
ऐसे में बालक कैसे सीख पाएगा? बिल्कुल सीखने से वंचित रह जाएगा और ऐसा क्लास कभी भी समृद्ध नहीं बन सकता है। बच्चे को क्या करना चाहिए? तनाव से मुक्त रखना चाहिए, उसे आनंदमयी लेने रहना चाहिए। अगर हम उसे उसकी इच्छानुसार छोड़ देंगे वस्तुओं को, तो आनंदी पूर्वक उस चीजों से लाभ उठा पाएगा। पढ़ने लिखने में उसे मनोरंजन मिलेगा, उस चीजों को खेल खेल में सीख जाएगा। इसलिए कक्षा कक्ष में हम किसी भी समय के लिए प्रतिबंधित नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पाठ्य पुस्तक के बारे में कह रहा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पाठ्य पुस्तकों के दृष्टिकोणों से सबसे बढ़िया वर्णन करता है? वे अध्ययन में पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करता है। भाई पाठ्य पुस्तक माता पिता को क्या मार्गदर्शन करेगा? क्वेश्चन का गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। संसाधन रहित संदर्भ में ये पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है और यहाँ पे कह रहा है संसाधन रहित है। इस क्वेश्चन का ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखता है। भाई वे राज्य एवं राष्ट्र के अंदर में एक रूपता बनाए रखता है पाठ्य पुस्तक, ऐसा कहना उचित होगा? नहीं। अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के, भाई वहाँ का किसी एनसीईआरटी है, उस राज्य के लेकर के अपना बुक है, सबके लिए पाठ्यक्रम मिला जुला के एक समान होता है, लेकिन कुछ न कुछ उसमें अंतर होता है। एक रूपता एक समानता लाना इसके लिए कोई अच्छा वर्णन नहीं करता है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। देखिए बिल्कुल कक्ष में तो बहुत सारा संसाधन है, चौक है, पेन है, पेंसिल है, टेबल है, डेस्क है, बहुत से आप विद्यालय में जो कुछ भी देख रहे हैं सब संसाधन है, सभी के सभी संसाधन है। उन सभी संसाधनों में ये पाठ्यक्रम क्या है? सर्वोपरि है, सबसे नंबर 1 पे है। अब क्यों पाठ्य पुस्तक सबसे नंबर 1 पे है? क्योंकि ये क्या करता है? शिक्षक एवं छात्र दोनों को मार्गदर्शन करने का काम करता है कि शिक्षक छात्रों को क्या पढ़ाएं, छात्र क्या पढ़े, इन सभी को एक पाठ्य पुस्तकों में विधिवत तरीकाओं से दिया हुआ होता है और समय पे पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं और बिना दिशा को बिना किसी अन्य दिशा में गए हुए एक सही दिशा में चल पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन का अगला नंबर क्वेश्चन, इस सीरीज का अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्या कर रहा है? देखिए आप लोग जवाब देने का काम करेंगे कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 किस पर आधारित है? उसका जो बुद्धि आया वो कहाँ से आया है? रचनावादी, संज्ञानवादी, मानवतावादी, व्यवहारवादी? आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कुछ सामान्य जानकारी। इसको नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एनसीएफ बोलते हैं। एनसीएफ का मतलब है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और फिर वहां पे आपको मैं समझाने का काम कर रहा हूँ। एनसीएफ, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपको पूछा जाएगा, हर बार 2-3 ऐसे मिल जाता है। एनसीएफ, ये एनसीएफ क्या है?
तो एनसीएफ एक कैरिकुलम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है। अब ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है, ये कब लेटेस्ट वर्जन वाले हैं? तो 2005। अब इसमें हम देखते हैं कि ये कैरिकुलम शब्द जो है ये किस भाषा का बना हुआ है? तो ये लैटिन का है। लैटिन के कौन से शब्द से आया है कैरिकुलम? कुरेर से आया है। और कुरेर का क्या अर्थ होता है? दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान। चूंकि कैरिकुलम पाठ्यक्रम है, वह ऐसा मैदान को तैयार करके देता है जहाँ पे बालक क्या कर सकता है? बिल्कुल दौड़ सकता है। पाठ्यक्रम जो है वो लैटिन के कुरेर शब्द से निकल के आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। अब ये एनसीएफ जो निर्माण हुआ था, वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आपसे पूछा जा सकता है एनसीएफ का जो है 2005 वाली, वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो याद रखेंगे कि प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में यह नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, क्योंकि उन्होंने बताया था 1986 में कि शिक्षा जो होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए बिना बोझ का। आप जानते हैं कि बच्चे को जितना शिक्षा मिलता नहीं है, उससे ज्यादा उसके कंधों पे एक भरा हुआ बैग उसको लेना ले जाना, बहुत से पढ़ना रहता है। तो उन्होंने यशपाल महोदय बताते हैं कि शिक्षा कैसा होना चाहिए? बिना बोझ का होना चाहिए, बिल्कुल मुक्त होना चाहिए, वातावरण की घटनाओं पे आधारित होना चाहिए। तो इसके इस विचार के कारण एनसीईआरटी जो है, उन्होंने एक निर्देश दिया कि भाई एक नया कैरिकुलम को तैयार किया जाए। और एनसीईआरटी प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में एनसीईआरटी ने निर्देश दिया, और उस निर्देश के आधार पे ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य जिसका उद्देश्य यह था कि पाठ्यक्रम में जो कुछ भी लागू है, उन सभी को उन सभी सिलेबस में जो पढ़ाया जा रहा है, उन सभी को वातावरण के साथ जोड़कर बालकों के सामने पेश करना, बालकों के सामने उसको जोड़ करके पढ़ाना है। रटंत विद्या को खत्म करना है, और उसके प्राथमिक स्तर पे उसकी मातृभाषा का भी उपयोग करना है। मातृभाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए। त्रिभाषा का इन्होंने लागू करने की बात कहा। तो इतना बात समझ में आ गया होगा मोटे मोटे सभी बात, जहां जो बार बार एनसीएफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला नंबर क्वेश्चन 26। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। कह रहा है बच्चा, आपके कक्षा में कब मानोगे कि वह बच्चा बिल्कुल क्या है? प्रेरित है। जब वो प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित रहेगा तो प्रेरित होने का संकेत है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी तरह से वर्दी पहन करके एकदम टाई बेल्ट सूट वूट चढ़ा करके आया और बच्चे को आप ऐसा कह देंगे कि क्या वह प्रेरित है? बार नहीं ना। आगे, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। अनुशासन बनाए रखे रहना क्या बालकों को प्रेरित होने का दर्शाता है? एकदम चुपचाप साइलेंट, एकदम बिल्कुल बैठा है, दुबकी लाद के बैठे हुआ है, एकदम आराम से बैठे हुआ है पीछे वाले बेंच पे, और आप कह रहे हैं कि वो तो बड़ा अनुशासन है उसमें, और वो बच्चे बहुत प्रेरित हैं। ऐसा कहना गलत होगा। प्रेरित बालकों का पहचान क्या होता है? कि वो कक्षा में आपसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, अपने अंदर की जो ना समझ है उसे समझने की कोशिश करेगा, उसको जो स्पष्टीकरण नहीं हुआ है उसको स्पष्टीकरण उत्तर पाने की लालसा बनी रहती है,
और वे बालक सदैव प्रेरित बालक होते हैं, आम बालक नहीं होते। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह सेशन पसंद आ रहा होगा। अब बिंदास इस वीडियो को एकदम लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। बस आपसे केवल इतना मांग रहा हूँ। न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़ी बड़ी तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सीने में आग को लगे रहने देना है और तूफान भी थम जाएगा। बस आप अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। चलिए देखते हैं दोस्तों, अनुशासन जो अधिगम वातावरण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। अनुशासन किस तरह से मदद करेगा? शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनको पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित एवं मॉनिटरिंग करने में, चुप्पी साधने रहने के लिए। ये सब नेगेटिव सेंटेंस है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि अनुशासित रहेगा तो बच्चे जब सभी के सभी अनुशासित रहेंगे तो क्लास बिल्कुल नियमित तरीका से चलेगा, सुसंगठित तरीका से चलेगा। टीचर बालकों के पास जा करके उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है, पूरी मॉनिटरिंग कर सकता है, पूरी क्लास को देख सकता है और बेहतरीन रूप से क्लास को संचालन कर सकता है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 28 नंबर, एक्स के अलावा निम्नलिखित कारकों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। गलत बात। वे नए कौशलों को हासिल करते और सीखते हैं और उनमें जैसो कब उपयोग किया जाए, ये सही। इसका राइट जवाब हो जाएगा, 2 ऑप्शन है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन ऐसा ऑप्शन है जो गंभीर सोच पर बल देता है? क्या आप इस तरह के स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सके? बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा विभिन्न तरीका आ गया ना, अलग अलग तरीका, 10 तरीका से समस्या को हल करो। उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सतत व्यापक मूल्यांकन सीसीई का संबंध किससे नहीं है? यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। बिल्कुल इसका राइट जवाब है कि भाई ऐसा कहता है सतत व्यापक मूल्यांकन कि बच्चों को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को उपलब्धि को मापा जाए। यह बच्चों को धीरे, खराब एवं बुद्धिमान रूप से चिन्हित करने में उपयोगी होता है। भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। बिल्कुल इसका भी राइट जवाब ये सीसी ऐसा कहता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, ऐसा भी जैसे मानना है। कह रहा है बच्चे को ये लेवलिंग करना उसका कार्य नहीं है। बट सीसीई को मैं आपको समझा रहा हूँ एक अन्य पेज लेकर कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है। सीसीई आपको इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि सतत व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये हुआ कि सतत का अर्थ होता है लगातार। सतत का अर्थ क्या होता है? लगातार। और व्यापक का मतलब होता है केवल एक पक्ष में न होकर के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। सतत मतलब लगातार और व्यापक का मतलब होता है शैक्षिक, मतलब एक पक्ष में ना होकर के सभी पक्षों में, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक।
सभी क्षेत्रों को अगर हम मूल्यांकन करते हैं, उसको पाठ्यक्रम, कक्षा कक्ष में होने वाली गतिविधि, उनको कक्षा कक्ष से बाहर होने वाली गतिविधि, उन सभी को अगर हम मूल्यांकन में लगातार शामिल करते हैं, तो ऐसे मूल्यांकन को हम कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन से क्या होता है कि बच्चे का अंदर जो रहता है परीक्षाओं से डर, वह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बालकों के अंदर में क्या होता है कि सुधार की प्रक्रिया तेजी से बढ़ता है। क्यों सुधार की प्रक्रिया तेजी से बढ़ता है? क्योंकि जब कक्षा कक्ष चल रही होती है, उस समय शिक्षक बालकों से प्रश्न पूछते हैं और तुरंत शिक्षक को पता चलता है कि बालकों में यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है, तो तुरंत उस समस्याओं को निदान करते हैं। सीसीई के अकॉर्डिंगली दो प्रकार का परीक्षण होता है। एक तो एफए होता है और एक सीएसए होता है। एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव। फॉर्मेटिव मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। एफ एक साल में कितनी बार होता है? चार बार होता है, जो प्रत्येक बार 10-10% का होता है। इस आधार पर कुल 40% का होगा। और समेटिव एवेल्युएशन, ये साल में 3 बार होगा और कितना कितना प्रतिशत का होता है? 20-20% का। इस प्रकार 60% का एसए होगा। कुल मिला के 100% इस आधार पे बनता है। तो चलिए दोस्तों, आपको यह सेशन कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ये जो है इसका भी पालन आप अवश्य करेंगे। चलिए देखते हैं, इसी के साथ मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।